नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके प्रिय प्लेटफॉर्म कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं पवन तिवारी आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण पढ़ रहे थे, जो क्लास 10 का पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का। उसमें अब हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को उनके भौतिकी और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण के प्रकार। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ये सब हम लोगों ने अध्ययन लिया था। फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो उदाहरण के साथ को समझते हुए आगे बढ़ा जाएगा। तब तक देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। फिर उसके बाद से होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बाद से होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के बाद से होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद से होता है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ से कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है संक्षारण, फिर पढ़ना है विकृत गंधिता, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो और हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने हैं। तो उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं, उसके अंतर्गत पढ़ने हम लोगों को संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, और पढ़ने हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं। तो ये पढ़ने हैं किसमें, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। फिर उसके बाद से हमारे पास दो टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम लोग संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे, विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद से ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत उसी के अंदर एनसीईआरटी को अगर आप देखिएगा तो पूरा टॉपिक बना के नहीं दिया गया रहता है, लेकिन उसी के अंतर्गत आता है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब चलिए इस पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, और मैं पहला जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है उनमें पहला जो प्रकार होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को आज हम लोग देखेंगे कि होता क्या है संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना साथियों कि कुछ कंबाइन कर जा रहा है, कंबाइन कर जा रहा है। और हिंदी में भी अगर देखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजित हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है एक दूसरे से। तो स्पष्ट है कि नाम से ही हमको ये पता चल रहा है कि जो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मतलब जब इससे स्पष्ट होता है कि संयोजित होने की प्रक्रियाएं की जा रही, मतलब इसमें बात की जा रही है कंबाइन होने की। कंबाइन होना मतलब जुड़ जाना। तो हम लोग देखेंगे इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन में हम लोग देखेंगे, डिफिनीशन ये होता है कि जब एक या एक से अधिक, या कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक, कौन से अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। फिर पुनः देखेंगे दूसरे तरीके से कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया के उपरांत किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहां पे संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड रिएक्ट विथ द फॉर्म ऑफ ए न्यूली वन प्रोडक्ट आर नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कह सकते हैं ना कि इसमें क्या होता है ना कि कह रहा है कि दो या दो से अधिक मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो कंबाइन कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करके कंबाइन कर जाते हैं। रिएक्ट करते हैं मतलब रिएक्शन करते हैं और कंबाइन कर जाते हैं। और न्यूली प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एकल उत्पाद का, ओनली वन प्रोडक्ट
का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं होते हैं। फिर देखेंगे एक बार उदाहरण के साथ, दोबारा फिर परिभाषा की तरफ आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर मान लीजिए NH3 को ले रहे हैं, ठीक है, और इसको HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, NH3 को ले रहे हैं और HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो रिएक्ट होने के बाद तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ना, NH4Cl, ठीक है, ये क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। अब क्या है, इधर देखिए जो रिएक्टेंट है, मतलब जो अभिकारक है, वो कितने हैं, एक से अधिक है, एक से अधिक है, और उधर प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो सिंगल प्रोडक्ट है। तो यही हम लोग जो परिभाषा देख रहे थे ना, परिभाषा का मतलब ही यही था कि मतलब कंबाइंड कर जा रहे हैं ये और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, मतलब संयोजित होकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो परिभाषा भी तो यही कह रहा था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, एरो के इस साइड वाले क्या होते हैं, अभिकारक, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया के उपरांत एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं। फिर दूसरा उदाहरण ले लेंगे, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम लोगों ने जल का निर्माण किया था, तो जल के निर्माण में क्या था, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस था, O2 था ऑक्सीजन गैस था। अभिक्रिया करने के उपरांत क्या बनाया था, जल का निर्माण किया था, जैसे H2O, H2O का फॉर्मेशन हुआ था। अब देखेंगे इधर हाइड्रोजन की, यहाँ पे हम लोग अब सारे रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये जल का निर्माण हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं, इधर देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, एक है, इधर भी एक है, तो नाइट्रोजन संतुलित है। हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 यानी ये समीकरण संतुलित है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो फिर इसको तो संतुलित करना पड़ेगा ना, तो इसको संतुलित करेंगे, आगे 2 लगाएंगे। तो अब क्या हो गया, अब तो हमारे हाइड्रोजन की संख्या देखिए वहां पे 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो अब हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। अब देखिए ये समीकरण संतुलित होगा, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर भी, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, यानी ये समीकरण संतुलित हो गया। तो देखिए हमारा दूसरा उदाहरण जो था, दूसरा एग्जांपल जो लिए थे, वो भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया के उपरांत एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अभिक्रिया के ये दोनों क्या हुए, उदाहरण हुए, ठीक है। अभी तक आपको ये बातें स्पष्ट हो चुके होंगे। फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि अब जो संयोजन अभिक्रिया की बात है, तो ये तो पहला नंबर था, दूसरा क्या होता है, तो ये क्या था, हमारा पहला नंबर था। अब देखेंगे इसके बाद से दूसरा नंबर क्या होता है। तो दूसरा नंबर साथियों होता है, इसमें तो संयोजन हो रहा था, मतलब जुड़ रहा था, उसमें टूटेगा, तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, मतलब टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, और उसको एकल उत्पाद एकल अभिकारक अभिक्रिया के उपरांत 2 उत्पादों में, 2 या 2 से अधिक, मतलब उधर जाकर टूटेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बना देगा। तो हम देखेंगे कि इधर एक होंगे, उधर अधिक होंगे। तो दूसरा हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया दूसरा होता है, ठीक है। या इसको कहीं कहीं पे लिख देता है ना, विघटन अभिक्रिया, मतलब टूट रहा है, विघटित हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको विघटित होने के नाम से भी जाना जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोज हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है मतलब टूट जा रहा है। तो इसके लिए देखेंगे सबसे पहले उदाहरण, फिर उसके बाद से परिभाषा देखेंगे, फिर उदाहरण समझेंगे। तो आइए डिकम्पोज होने के लिए एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको क्या करेंगे, गर्म, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो देखेंगे साथियों कि इधर क्या था, एकल
इधर क्या था, एकल था, मतलब जो हमारा अभिकारक है वो सिंगल है। और क्या हो रहा है, रिएक्शन के बाद से डिकम्पोज हो जा रहा है, टूट जा रहा है, एक से अधिक भागों में विभक्त हो जा रहा है, टूट जा रहा है, बट जा रहा है। तो हम इसके परिभाषा को कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। अगर कोई पूछे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिखिएगा जब एक अभिकारक अभिक्रिया के उपरांत दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाएं क्या कहलाते हैं, ऐसे अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर। इसमें क्या था, वन रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो जा रहे हैं टू और मोर प्रोडक्ट में। ठीक है, इसमें रिएक्शन के बाद से क्या, टू और मोर प्रोडक्ट में, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, विभक्त हो जा रहा है। किसमें, वियोजन अभिक्रिया में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो ये हमारा उदाहरण था कि जिसमें डिकम्पोज हो जा रहे हैं। फिर देखेंगे उसके बाद से अगला थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में यूज किए थे कि जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो मेटल एलिमेंट अपने रिएक्टिविटी सीरीज के क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था एक रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को दिया था, उसमें हम लोग देखे थे कि मतलब धातुओं की क्रियाशीलता का एक क्रम देखा गया था। तो उसमें देखा गया था कि रिएक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, मतलब धातु वाले, वो क्या करते हैं, अपने से कम क्रियाशील धातु वाले तत्वों को हटाने में सक्षम होते हैं। मतलब वो क्या करता है, जैसे सपोज कीजिए कि क्या होता है ना, कि अगर दो व्यक्ति हो, मतलब जिसके पास ज्यादा पावरफुल हो, एक पावरफुल जिस तरीके से समझिए आप, रुपए पैसे से समझिए या ताकत से समझिए, जैसे समझिए, ठीक है। अगर एक पावरफुल है, एक कमजोर है, ठीक है, उसके साथ क्या हो रहा है ना, कि उसके साथ एक व्यक्ति रह रहा है, जो कमजोर है उसके साथ कोई व्यक्ति आया है और रह रहा है अपना बॉन्डिंग करके कि चलो भाई तुम 10 रुपए हमको दे रहे हो, हम तुम्हारे साथ रह ले रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत है पैसे की, तो हम तुम्हारे साथ रह लेंगे। और जैसे ही ताकतवर आएगा, कहेगा कि नहीं हम उससे ज्यादा पावरफुल है, हम 100 रुपए देंगे, क्या करेगा, उसको हटा देगा, 10 रुपए वाले को हटा देगा और 100 रुपए वाले के साथ आ जाएगा। वो क्या करेगा, 100 रुपए वाले के साथ आ जाएगा। ठीक यही खेल होता है इसमें भी। जो धातु अधिक क्रियाशील होते हैं ना, वो अपने से कम क्रियाशील वाले के पास जाते हैं, जैसे ही जाते हैं तो वो बॉन्ड टूट जाता है, मतलब कम क्रियाशील धातु का बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के बाद से क्या होता है, इसके साथ बॉन्डिंग हो जाता है। मतलब 10 रुपए वाले के साथ जो बॉन्डिंग था ना, अब 100 रुपए वाले के साथ हो जाएगा, 10 रुपए वाले को साइड कर देगा। तो यही प्रक्रियाएं ठीक यहाँ पे होगी, जो हमारा थर्ड नंबर होगा। तीसरी जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होंगे ना, उसमें वही होगा, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि तीसरा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें देखा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे लेंगे CuO, कॉपर ऑक्साइड है, और हम लोग को रिएक्ट कराना है Zn के साथ। ठीक है, अच्छा बताइए साथियों कि हम लोग जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, उसमें कॉपर ऊपर था या Zn। तो आप लोग जैसे ही रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो कहेंगे नहीं सर, Zn क्या होता है, ऊपर होता है। जिंक क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर से ऊपर होता है। तो कॉपर से ऊपर है तो ताकतवर कौन हुआ, Zn हुआ, और Zn ताकतवर हुआ तो कॉपर को आसानी से हटा सकता है। तो फिर कहेगा ना कि तू चल, क्योंकि अब कौन, मैं आ गया, कहेगा तू चल मैं आ गया। कौन कहेगा, Zn, क्योंकि ताकतवर है ना, कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया।
तो अब उसके जगह पे कौन आ जाएगा, कॉपर की जगह पे Zn, क्योंकि ताकतवर है और कॉपर को साइड कर देगा। तो यही प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारे जीवन में भी ऐसी प्रक्रियाएं होती है। आप लोग देखते होंगे कि पावरफुल व्यक्ति जैसे ही आता है या हमारे साथ कुछ ऐसे घटनाएं देखने को मिलते हैं जहां पे ये एक्टिविटियां होती है, पावरफुल व्यक्ति के आते ही क्या करते हैं, बदल जाते हैं दोस्त और कमजोर को साइड कर देते हैं। यही प्रक्रिया है, यहाँ पे भी यही घटनाएं घटित हो रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक क्रियाशील धातु तत्व अपने से कम क्रियाशील धातु तत्वों को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या कहेंगे कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। डिस्प्लेस कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव मेटल एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसीलिए क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अभी तक मुझे ये आशा है कि ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब देखेंगे ठीक इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में साथियों होगा ना कि उसमें आयनों का इंटरचेंजिंग होगा, आदान प्रदान होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना तो उसमें एक मेटल दूसरे मेटल के पास जाएगा, दूसरा मेटल दूसरे मेटल के पास, उसमें इंटरचेंजिंग होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्या है हमारा, चौथा हमारा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमारा कौन सा है, चौथा है। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होने के बाद से किसी नए उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसे अभिक्रियाएं क्या कहलाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। इसमें आयन का इंटरचेंजिंग होता है, इंटरचेंजिंग होने के बाद से न्यूली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है, जैसे ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल, NaOH प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद से सोडियम Na2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस बना लेगा। ठीक है, स्पष्ट स्पष्ट हो रहा है साथियों कि ये जो अभिक्रियाएं हैं इसको कैसे समझेंगे। इसमें सोडियम जो मेटल है, सोडियम Na पे 1 प्लस होता है, OH पे 1 माइनस होता है, कॉपर पे 2 प्लस होता है, सल्फर पे 2 माइनस होता है। पिछले क्लास में 9th में आप लोग पढ़े होंगे, आयनों को दर्शाया गया है जो चैप्टर है उसमें लास्ट की तरफ, तो उसमें ये आयनों के बारे में आप पढ़े होंगे और ये भी पढ़े होंगे कि कंपाउंड यौगिक कैसे, आयनों का इंटरचेंज करके यौगिक कैसे बनता है। ये लास्ट चैप्टर में यही सब पढ़ने होते हैं क्लास 9 में, तो आप लोग पढ़े होंगे। अब इस पे एक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम NaOH, अब देखिए क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ जाएगा, तो इसका प्लस क्या है, Na
पे एक प्लस है, इसका माइनस क्या है, SO4 पे 2 माइनस है। और 9th क्लास में पढ़े थे कि इसकी संख्या कहाँ पे आ जाती है, इसके नीचे आ जाती है, इसकी संख्या इसके नीचे। तो 1 को तो लिखते नहीं है, तो 1 को नहीं लिखते हैं, तो इस पे 2 माइनस था तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, इस पे 1 प्लस था, 1 को लिखते नहीं है, तो Na2SO4 क्या बनेगा, Na2SO4 यही बना है ना यहाँ पे, देखिए Na2SO4। फिर देखेंगे कि अब इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ है, इसका प्लस वाला क्या है, Cu पे 2 प्लस और OH पे 1 माइनस। एक संख्या कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो एक को लिखते नहीं है। 2 कहां पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए है ना, तो इसीलिए होल ट्वाइस लिखेंगे, ठीक है। स्पष्ट हो गया होगा आपको कि ये कैसे प्रोडक्ट बना होगा। तो देखिए CuOH का होल ट्वाइस यहाँ पे बना है। अब हम लोग को संतुलित करते हुए भी चलना है, तो देख लेते हैं क्या संतुलित है समीकरण। तो संतुलित होना एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए सोडियम आयन सल्फेट आयन के साथ इंटरचेंज करके चला गया, कॉपर आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इंटरचेंजिंग हुआ है ना, आयनों का आयन इंटरचेंज कर गए हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए हैं। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब इंटरचेंज कर जाते हैं और नए न्यूली प्रोडक्ट मतलब नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होते हैं। अब देखेंगे कि क्या ये संतुलित है, यदि संतुलित है तो ठीक है, नहीं तो फिर संतुलित किया जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे सोडियम 1 है, इधर सोडियम कितने हैं, 2 है, तो 2 है तो काम गड़बड़ हो गया, तो फिर क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 और यहाँ पे कितनी, 4, यहाँ पे कितनी, 2 और यहाँ पे 4, संतुलित हो गया। सल्फर की संख्या 1, इधर भी सल्फर की संख्या 1। अब देखिए कॉपर 1 है, उधर भी कॉपर 1 है, तो हमको लग रहा है कि हम लोग सब कुछ संतुलित कर लिया। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन उधर भी 2 है, हमारे सारे प्रोडक्ट लगभग क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो अब ये इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो ये था हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ना रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ जब होते हैं ना, ऑक्सीकरण अपचयन, बहुत सारे नाम है इसके, तो सारे नामों को जाना जाएगा और उसी को रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों एक साथ जब ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रिया दोनों कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में साथ साथ संपन्न होते हैं ना, तो उसी को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और फिर देखेंगे कि हम लोग की ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, फिर देखेंगे अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण, फिर पढ़ेंगे विकृत गंधिता। लेकिन जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में उससे पहले जानेंगे, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि बहुत बार पूछ लिया है बोर्ड ये कह के कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में स्पष्ट कीजिए। ठीक उसी प्रकार से पूछ लेता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, मतलब आपको बताना भी है और उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी देना है। ऐसे ही पूछ लेता है मेरे प्यारे साथियों की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में से किसी 2 को उठा लेगा, पूछ देगा, पूरे को पूछ लेगा। या बहुत बार पूछा ये है कि बताइए कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होता है, तो आपको बताना होगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर बताना होगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोनों के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करना होगा कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं। तो ये सब सारे एक्सरसाइज में जब आप लोग जाइएगा तो बहुत इजी लगने लगेगा। जैसे ही हम लोग वो चैप्टर समाप्त होगा ना, तो एनसॉल्व उठा के आप देखिएगा ना, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। हर ऐसा लगेगा कि सब कुछ हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जब हम लोग चैप्टर को समाप्त कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद भी ऐसा प्रतीत होगा कि आप एनसॉल्व खोलिएगा किसी भी ईयर का, तो ऐसा लगेगा कि पहले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो मुझे आ रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर मेरे साथ जुड़े रहिए, बस
देखिए कैसे आराम आराम से धीरे धीरे हम लोगों के सिलेबस तैयार होते जाएंगे, हम लोग आराम आराम से पढ़ते हुए आगे की तरफ इस सिलसिले को बढ़ाते जाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, फिर उसके बाद से देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होते हैं। देखिए देखिए प्यारे साथियों, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के उपरांत उष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा उत्सर्जित होता है। अभिक्रिया के उपरांत उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो जब भी उष्मा का उत्सर्जन होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, तो वो क्या कहलाएंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर निकल रहा है क्या, हीट हीट उष्मा जो है वो रिलीज कर रहा है, मतलब रिएक्शन के बाद से। तो वहां पे क्या होंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगे। आइए इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग कुछ व्यवहारिक जीवन के तौर तरीकों के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सुने होंगे ना अपने घर पे जैसे गांव गांव देहात में क्या होते हैं ना, या मतलब उतने साइंटिफिक तौर से शहर के जैसे डेवलप्ड नहीं होते हैं ना, तो उनके पास जानकारियां तो साइंटिफिक रहते हैं। गांव वाले लोगों के पास बहुत ज्यादा अनुभव रहते हैं, साइंटिफिक अनुभव, बशर्ते वो ये नहीं जानते हैं कि ये हमारी किताब से जुड़े हुए, वो बस इन शब्दों के साथ जानते हैं कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, इन्हीं बस उनका सटीक जवाब होता है। जबकि वहीं अगर उनके पास साइंटिफिक नॉलेज से अगर उसको जोड़ दिया जाए तो एक लंबा एक्सप्लेनेशन निकल के आएगा। तो जैसे ही गांव देहात में क्या होता है ना, पहले दीवारों पे चूने की कलई की जाती थी, ठीक है, तो मतलब चूने लगाए जाते थे दीवारों पे, तो उसको मार्केट से ना बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम का ऑक्साइड लेके आया जाता था, और फिर उसको जल में भिगोया जाता था, मतलब जल में डाल के रिएक्ट कराया जाता था, और रिएक्शन के बाद से वो धीरे धीरे बुझे हुए चूने में कन्वर्ट हो जाते थे। और जैसे ही बुझे हुए चूने में वो जैसे जैसे प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट होते थे, वैसे वैसे उसमें से हीट रिलीज होता था। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता था। तो क्या होता था ना कि जैसे ही मार्केट से लेके आएंगे ना चूने पत्थर को गांव के लोग, और उसको भिगोएंगे ना, तो ढक देंगे, और ढकने के बाद से उसको कहेंगे ना बच्चों से या किसी भी व्यक्ति से कि इसको भिगोने के बाद देखना मना होता है, मतलब देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर देख लिया जाएगा तो वो अपने गलने की प्रोसेस को, रिएक्ट करने की प्रोसेस को धीमी कर देगा। ऐसा देखिए क्यों कहा जाता है, जबकि वो ऐसा करता नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक था। यदि चूने को भिगोया गया है जल में और वो रिएक्शन कर रहा है, उस प्रोसेस में यदि मैं जाके या कोई भी व्यक्ति जाके उसको देखे, तो उसमें से हीट रिलीज होगा, उष्मा रिलीज होगा। वो उष्मा अगर आके हमारे आंखों में लग जाए तो हमारे यहाँ आंख को खराब होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है, आंख पूरी पूरी खराब हो सकती है। इसीलिए गांव के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही साइंटिफिक माइंडली क्या करते थे, कहते थे उसको देखना ही मना है। जब कह देंगे देखना मना है, नहीं तो वो गलने की प्रक्रिया बंद कर देंगे, तो इससे कोई डर से देखेगा नहीं तो आंख नहीं खराब होंगे। तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक रहता था, जिससे कोई भी चूने को भिगोते थे तो ढक देते थे और देखना मना होता था। आप लोग जब भी ऐसे इस प्रक्रिया को आप लोग खुद घर पे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली लाके उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, मार्केट से एक चूने पत्थर को लाएंगे, जल में किसी बर्तन में रख के जल में, और उसमें उसको डाल देंगे, और उसको क्या करेंगे, ढक देंगे, और देखेंगे कि वो रिएक्शन के बाद से क्या करेगा, जिस बर्तन में रखेंगे ना उसको हीट कर देगा, या हटाएंगे तो उसमें से हीट मतलब उष्मा के तौर पे निकलेगा। उष्मा जैसे ही निकलेगा तो इससे स्पष्ट होता है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें से उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो किस प्रकार में आ जाएंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक जो थर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हमारे पास था क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग लाए क्या थे मार्केट से, CaO, इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ला के किसमें भिगोएंगे, जल में, H2O, जल में भिगोएंगे। और भिगोने के बाद से ये रिएक्शन करेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब भिगोना मतलब इसको रिएक्ट करना। जैसे ही ये रिएक्शन करेगा तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस उष्मा, मतलब उष्मा को उत्सर्जित करेगा।
तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। तो हम मार्केट से चूना पत्थर लाएं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लाएं, जल में इसको भिगो, तब रिएक्ट कराएं। रिएक्ट कराने के बाद से क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बना उसमें से उष्मा रिलीज हो रहा है, मतलब उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो किसके उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के प्रकार हैं। ये उदाहरण किसके हुए? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। ठीक है, तो अभी तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होते हैं तो उत्पाद के साथ क्या होते हैं? ऊष्मा का उत्सर्जन होते हैं। तो जब ऊष्मा का उत्सर्जन होते हैं तो ऐसे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब होता है ना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसमें अवशोषण होगा, इसमें छेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, ऊष्मा छेपी बाहर निकल रहा था। इसमें क्या होगा? नाम था ऊष्मा शोषी। ठीक है, इंडोथर्मिक। अब इसमें ऊष्मा लेंगे नहीं तब तक रिएक्शन होगा नहीं, यानी रिएक्शन कराने के लिए इसको ऊष्मा चाहिए। इसमें रिएक्शन के बाद ऊष्मा रिलीज हो रहा था, इसमें से उत्पाद में से निकल रहा था, इसमें अभिकारक में ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बाद से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सेकंड नंबर क्या होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में एग्जाम्पल ले रहे हैं। HgO, ठीक है, प्लस ऊष्मा। अब जैसे ही हीट लेंगे, HgO को जैसे ही हीट में गर्म करेंगे ना, मतलब ऊष्मा लेके और इसको रिएक्ट कराएंगे ना, तो ये बनाएगा Hg प्लस O2। ठीक है, यानी उसमें क्या था? प्रोडक्ट में हमारा ऊष्मा था, इसमें रिएक्टेंट में ऊष्मा है, इसमें अभिकारक में ऊष्मा है, उसमें उत्पाद में ऊष्मा, उसमें रिलीज हो रहा था, उसमें निकल रहा था, इसमें लेना पड़ रहा है। इसमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, उसमें आवश्यकता नहीं तो उसमें खुद ऊष्मा निकल रहा था। तो कह सकते हैं ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वैसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, मतलब ऊष्मा को लिया जा रहा है, फिर अभिक्रियाएं कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये भी स्पष्ट हो गया होगा आपको कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए एक बार समरी पे ध्यान देते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो उसमें पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या हो रहे थे? दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया के ऊपर आपस में अभिक्रिया करके और किसी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, तो वहां पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा था। फिर वियोजन अभिक्रिया पढ़े, तो वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है? एकल अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारकों में उत्पादों में दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अभिक्रिया के उपरांत दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे, अगला था विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं के को विस्थापित करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। और फिर अगला था द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान करके किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अगला था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़े थे, क्योंकि बोर्ड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक बिंदु था ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में पढ़े थे कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो क्या कहलाते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। तो यहां तक हम लोग पढ़े थे। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे।
फिर पढ़ेंगे संक्षारण, फिर पढ़ेंगे विकृत गंधिता, उसके बाद से हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इरेज करेंगे, फिर हम अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला जो था, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, और दूसरा अपचयन मतलब रिडक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि ले रहा हूं Cu प्लस O2, Cu, ठीक है। और फिर इसको देखते हैं, देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा। ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का समावेश हो अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन हो या इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हो। पदार्थ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हो। एक बार पुनः सुनिए, ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का समावेश हो मतलब ऑक्सीजन जुड़ता हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो मतलब हाइड्रोजन उसमें से निकलता हो, या जो पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता हो, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होंगे। ठीक है, तो जिसमें अब देखिए इसमें कॉपर 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 जो है इसके साथ देखिए अभिक्रिया करके ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है ना प्रोडक्ट में ऑक्सीजन। देखिए इधर कॉपर अकेले था, ऑक्सीजन का इसमें समावेश हुआ है, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ना ऊपर, तो क्या होगा यहाँ पे कौन सी अभिक्रियाएं हो रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हो रहे हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का समावेश हो अथवा या किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा हो या किसी अभिक्रिया में पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में साथियों देखेंगे कि इसमें ठीक इसके उल्टा होगा, ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा अपचयन होता है। इसमें क्या कहेंगे, हाइड्रोजन का समावेश होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का समावेश होता है तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या इलेक्ट्रॉन उसमें त्याग रहते हैं, इसमें पदार्थ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे या पदार्थों द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किए जाते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो ले लेंगे CuO प्लस H2, तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O। अब संतुलित कर लेंगे, इधर कॉपर एक है इधर कॉपर एक, देखेंगे तो एक है ये, यानी संतुलित हो गया। देख लीजिए इसके साथ था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन साथ छोड़ दिया यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो क्या हो गया, कॉपर के क्या हो गया, अपचयन हो गया है, मतलब साथ ऑक्सीजन छोड़ दिया। ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, निष्कासन हो जा रहा है, और हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये उदाहरण जो है वो किसके है, अपचयन के है। तो फिर एक बार पुनः देखते हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, फिर देखेंगे अपचयन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण में कि ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का समावेश होता है अथवा हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, या पदार्थों द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं। फिर अपचयन में देखेंगे इसके ठीक उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपचयन के लिए हो जाएंगे। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का समावेश होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तथा पदार्थों द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, तो अपचयन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों एक साथ साथ हो किसी अभिक्रिया में, जब ये दोनों एक साथ हो किसी अभिक्रिया में तो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन का रिड और ऑक्सीडेशन का ऑक्सी, रिडॉक्स और क्या होंगे, रिएक्शन, मतलब दोनों ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न होंगे किसी अभिक्रिया में, तो रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, और उसके ठीक वही एग्जांपल मैं लेने वाला हूं जो बोर्ड में एक बार दे दिया था 2021 या 22 के बोर्ड एग्जाम में दे दिया था पेपर में, और दिया था ना केवल अभिक्रिया दे दिया था और ऐसे एरो, उसमें बताना था किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, और आयन दिखा
दिखाया था, मेटलों पे क्या दिखाया था, आयन को शो कर दिया था और उसके अकॉर्डिंग हमको बताना था कि जो रिएक्शन है उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और 2 नंबर का था, मात्र बता देना था किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं वही वाला एग्जांपल लूंगा, तब तक इसको इरेज कर ले रहा हूँ। इरेज करने के बाद से फिर से अब अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखे थे कि जब Zn इधर जाके अभिक्रिया के उपरांत Zn2 प्लस पे जा रहा है तो हम लोग देखे थे ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हो रही है, मतलब वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। और देखे थे कि जब Cu इधर 2 प्लस आयन को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो फिर अपचयन हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा रहा है, मतलब त्यागना मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसीलिए 2 प्लस शो कर रहा है। और फिर हम लोग देखे थे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो ग्रहण कर ले रहा है, ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो ऑक्सीकरण तब होगा जब इलेक्ट्रॉनों को दिया जाएगा, अपचयन तब होगा जब इलेक्ट्रॉनों को लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब देखेंगे कि ऑक्सीकारक कौन होते हैं, अपचायक कौन होते हैं। तो यहीं पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकारक कौन होते हैं और अपचायक कौन होते हैं। तो हमारा पहला होगा ऑक्सीकारक। हमारा पहला क्या होगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, देखेंगे साथियों कि ऑक्सीकारक कहते किसे हैं और कैसे इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकारक को कैसे पहचानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण कर लेता है ना, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। यानी जब भी ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रियाएं होंगी या कहीं पर रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, या तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी या अपचयन की प्रक्रिया होगी या रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों साथ साथ होंगे। तो उसमें अगर पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें ऑक्सीकारक कौन है या अपचायक कौन है, तो देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। उल्टा हो रहा है, देखिए अभी दिखा रहा हूं। और जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, दे देगा, वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। अब एग्जांपल के इसी एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लेने की कोई जरूरत नहीं। देखिए जेडर है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है ना, त्याग करना मतलब दे रहा है। जब भी दे रहा है अगर, तो त्यागेगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। जो दे देगा इलेक्ट्रॉन वो अपचायक। जबकि हो क्या रहा था यहाँ पे, ऑक्सीकरण। अभिक्रियाएं कौन सी हो रही है, ऑक्सीकरण, लेकिन है कौन, अपचायक। है कौन, अपचायक। और फिर से यहां पे देखिए, यहां पे अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को इधर देखिए ग्रहण कर ले रहा है ना। 2 इलेक्ट्रॉन दिया था जो दिख रहा था यहाँ पे, यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, नहीं दिया है, ले लिया है, ले लिया है, इसीलिए आयन खत्म हो गया है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वहां पे ये अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन की प्रक्रिया हो रही है तो ये कहलाएगा क्या, ऑक्सीकारक। और ये क्या कहलाएगा, अपचायक। तो ऑक्सीकरण जिसके वजह से होता है ना, वो कौन होता है, अपचायक होता है। अपचयन जिसके वजह से होता है ना, वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो स्पष्ट होगा कि इस बात से स्पष्टता ये हो गई होगी कि हम लोग जान गए हैं कि किसको ऑक्सीकारक कहते हैं, किसको अपचायक। ठीक है, और किसको क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक और अपचायक हमको पता चल गया। सिंपल से भाषा में ये समझ लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो ऑक्सीकारक और अपचायक भी स्पष्ट हो गया हम लोगों को। अब हम लोगों को ये देखना है ना कि संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। तो अब देखेंगे इसके बाद वाला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्या होगा, संक्षारण। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि बार बार टिप्पणी में ये पूछा है कि संक्षारण और विकृत गंधिता को किस में उठा के पूछता है, टिप्पणी में पूछता है। तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि संक्षारण क्या होता है, कोरिजन क्या होता है। तो हमारे पास अब क्या हो गया टॉपिक,
संक्षारण। संक्षारण को सिंपल भाषा में समझिए, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्र या नमी की उपस्थिति में आते हैं तो उनके सतह कलुषित हो जाते हैं तथा संक्षार का निर्माण करते हैं। संक्षार के निर्माण करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। तो कह सकते हैं जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु अथवा नमी इत्यादि के संपर्क में आते हैं तो उनके सतह कलुषित हो जाते हैं, जिनके कारण संक्षार के निर्माण होते हैं। संक्षार के निर्माण होने की यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि यह संक्षारण कैसे होता है, तो हम ले सकते हैं व्यवहारिक जीवन पे, जो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो हम लोग लेंगे जैसे लोहे पे जंग का लगना, लोहे पे जो कोरोड बनता है, जो संक्षार बनता है, उसके प्रोसेस को देखेंगे। तो हम लेंगे लोहे को Fe, ठीक है। वायु की बात कर रहे थे तो उसमें ऑक्सीजन 3/2 ऑक्सीजन O2 गैस को लेता है और फिर लेता है ना नमी, उसकी कोई रेशियो नहीं है, मात्रा नहीं है, इसीलिए क्या लेते हैं ना XH2O। XH2O मतलब जल की कोई निर्धारित मात्रा नहीं होती है, मात्राएं चेंज होती रहती है, इसीलिए। फिर क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं ना, ऑक्सीकरण अपचयन पढ़े हैं ना, उसी के आगे कुछ हमारे व्यवहारिक जीवन में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे टॉपिक को तो दिया रहेगा कि हमारे जीवन में कुछ व्यवहारिक उदाहरण जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन की घटनाएं होती रहती हैं। तो ऑक्सीकरण की घटनाएं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में होती हैं, उन्हीं का ये एक आमतौर पे उदाहरण हो गया। और देखेंगे कि ये जो लोहे के सामग्री होते हैं ना हमारे घरों में या हमारे आसपास, उनपे जो जंग लगते हैं, जो संक्षार का निर्माण होता है, यानी जिसको कोरोड कहते हैं, वो किस प्रोसेस के द्वारा बनता है। तो देखते हैं हम लोग पानी से उसको बचाते हैं, बहुत सारे अम्लीय माध्यमों से बचाते हैं, वायु की उपस्थिति से बचाते हैं, उसके लिए बहुत सारे सुरक्षा करते हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे किस धातु में किस प्रकार के जंग का निर्माण होता है, कैसे लगता है, कैसे पहचानेंगे, देखिए कि हाँ वाकई में इसमें जंग लगा है क्या। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करेगा, बनाएगा क्या? फेरस ऑक्साइड Fe2O3 इंटू, अब हमारे पास जल भी है ना, तो XH2O, यही है जंग। क्या है? जंग। जो लोहे पे जंग लगता है ना, वो यही है। अब क्या करेंगे? हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। देखिए ये जो संक्षार का मतलब जो संक्षार का निर्माण हो रहा है ना, ये एक लोहे पे संक्षार मतलब जंग लग रहा है, और ये जिस प्रक्रिया द्वारा ये जंग तैयार होता है ना, मतलब संक्षार तैयार होता है ना, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को कि संक्षारण की प्रक्रिया क्या होती है। ये हमारे पास एग्जाम्पल था लोहे पे जंग का लगना। अब हम लोग देखेंगे कि लोहे पे जंग का लगना ये ब्राउनी रेड होता है, मतलब भूरा लाल जो होता है ना, देखने में भी पता चलता है कि भूरे कलर का जैसे दिखता है जो जंग लगता है लोहे पे, तो इसका कलर होता है। ऐसे ही आप लोग व्यवहारिक तौर पे सुने होंगे कि जो चांदी होते हैं, जैसे महिलाएं क्या करती हैं ना, आभूषणों का यूज करती हैं, जिसको गहने कहते हैं, तो उन आभूषणों में चांदी की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि काला पड़ गया है चांदी, ठीक है। तो चांदी काला पड़ गया है, यानी इसे साबित होता है कि उस पर क्या है? वायु की उपस्थिति में जो है या आर्द्र नमी की उपस्थिति में जो है, उसके वजह से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कर लिया है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करने के बाद से उसके बाहरी सतह पे कलुषित हो गया है। कलुषित होने के बाद से किसका निर्माण किया है? संक्षार का निर्माण किया है। और वही संक्षार क्या करता है? संक्षारण की प्रक्रियाएं पूरी कर लेती है, फिर हमको कैसा दिखने लगता है? वो काला दिखने लगता है। और काला दिखने लगता है, फिर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तांबे के बर्तन होते हैं। तांबे के बर्तन होते हैं तो जैसे घरों में पूजा वूजा के लिए यूज किए जाते हैं बहुत सारे बर्तन, या व्यवहारिक जीवन में भी पानी वानी पीने के लिए बहुत सारे तांबे के बर्तनों का यूज किए जाते हैं ना। तो देखेंगे कि उसको अगर लंबे टाइम तक बिना सफाई के अगर छोड़ दे, ठीक है, प्रतिदिन उसकी सफाई ना करे और उसको छोड़ दे,
तो आप देखेंगे कि उस पे हरे परत का एक लेयर बन जाता है, हरा परत बन जाता है उसके ऊपर। ये हरा परत क्या है? यानी वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को संपन्न किया है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद से वो क्या किया, किसका निर्माण कर लिया? एक संक्षार का निर्माण कर लिया अपने बाहरी सतह पे, और वही सतह हमको हरा दिखाई देने लगता है और हम फिर कहते हैं कि उस पे जंग लग गया है, मतलब संक्षार का निर्माण हो गया है। अब वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। तो तांबे पे कैसा होता है? हरा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है ना कि तांबे पे किस कलर का संचार का निर्माण होता है या चांदी पे किस कलर के संचार का निर्माण होता है, तो आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस संचार से बचाने के कुछ तो उपाय होंगे ना, क्योंकि इससे ये बहुत ही अमूल्य है ना, धातु है, हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे इसके यूज है। तो यूज है तो फिर इसको बचा के रखना होगा ना, इसको तो नष्ट करना नहीं होगा। तो फिर इसको बचाने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ना कि हम लोग लोहे के बहुत सारे वस्तुओं का यूज करते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग घर पे सबसे पहले उसको सुरक्षित रखने के लिए पेंट लगाते हैं। तो कह सकते हैं कि धातुओं को सुरक्षित करने के लिए, संक्षार से बचाने के लिए पेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग करते हैं। या बहुत सारे घर के लोग कहते हैं ना कि उस पे ऑयल का लेप लगा दो, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। खराब होने की मतलब ये हुआ कि वो संचार की प्रक्रियाएं कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे लोहे के ऐसे वस्तुएं होते हैं जिन पे ऑयल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं। जैसे बहुत सारे फाटक होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना हमारे व्यवहारिक जीवन में, जिनमें हम लोग ग्रीस का लेप करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ये सब इसलिए करते हैं कि संचार से, ये संचारण की जो प्रक्रियाएं होती है, उन संचार से बचाने के लिए हम लोग ये प्रक्रियाएं अपनाते हैं। उच्च कोटि के बहुत सारे अगर धातु होते हैं, उनको लंबे समय तक यदि सुरक्षित रखना होता है ना, तो गैल्वेनीकरण, टिनीकरण, ये सब बहुत सारे उच्च कोटि के तकनीक है, जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं ना, उनपे एक लेप चढ़ा देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं, और परत चढ़ाने के बाद से उसको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो ये सुरक्षा के उपाय हुए, जिससे ये सब प्रक्रियाएं अपना के हम लोग क्या करते हैं, धातुओं को सुरक्षित रख लेते हैं। जो भी सामग्री होते हैं हमारे घरों में या हमारे व्यवहारिक जीवन में यूज करने वाले होते हैं, उनको इन माध्यमों से हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारे पास होगा विकृत गंधिता। वो भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि उसको भी आप एनसॉल्व उठा के देखिए, बार बार पूछा हुआ है। तो वो हमारे लिए लास्ट टॉपिक होगा। ठीक उसके बाद से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि इस चैप्टर से नहीं है सर, ये तो लग रहा है बायो का क्वेश्चन है, ये कहाँ से पूछ दिया केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं ला के यहाँ पे कराऊंगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक है, और उस लास्ट टॉपिक को पढ़ने के बाद से हम लोग वही सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है। तो लास्ट टॉपिक क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हमारा अब अगला टॉपिक होगा। तो देखते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। जी साथियों, विकृत गंधिता में हम लोग देखेंगे ना कि ये क्या होते हैं ना, जितने भी वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वो भी ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न करके और वो क्या करते हैं ना, दूषित हो जाते हैं। जैसे घरों में बहुत सारे ऑयली चीजें, ऑयली प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, तो देखिएगा कि उसको या तो खा के खत्म कर दिया जाता है, नहीं तो अगर उसको रखना होता है तो किसी डब्बे में पैक कर दिया जाता है जहां पे वायु की उपस्थिति ना हो, या रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज हो तो फ्रिज में उसको कंजर्व कर लिया जाता है, संरक्षित कर लिया जाता है, या बहुत सारे तकनीकी द्वारा उसको सुरक्षित किया जाता है ताकि वायु के संपर्क में ना आए। क्यों ना? क्योंकि वो जैसे ही वायु के संपर्क में आएंगे फिर उसको क्या करेंगे, विकृत गंधित करके दूषित कर देंगे, फिर वो खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हो जाएंगी उन खाद्य सामग्री के साथ। तो इसीलिए विकृत गंधिता क्या होता है ये जानेंगे। तो जब वसा युक्त तैलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में आते हैं तो वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करके दूषित हो जाते हैं। तो दूषित होके मतलब, ये दूषित होने का मतलब जहरीले हो जाते हैं। तो ये प्रक्रियाएं विकृत गंधिता कहलाती है। मतलब बेकार जब हो जाता है ना, दूषित हो जाता है ना, जहरीले हो जाते हैं, मतलब हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं, तो ये प्रक्रियाएं ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं जो कर ली है ना, तो इसके बाद से ये क्या कहला रहे हैं, विकृत गंधित हो गए हैं। और ये जो विकृत गंधित हो गए हैं ना, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होंगे। ठीक है,
तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको खाने योग्य तो होंगे नहीं, तो इसको फेंकना पड़ेगा। इसीलिए महंगे चीज या जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए हम फिर उपाय करते हैं। तो देखिए साथियों, हमारे व्यवहारिक जीवन में जैसे चिप्स का पैकेट आता है, बचपन में जब हम लोग जाते हैं ना दुकान पे, बचपन में जाते थे, कंपलसरी सबके साथ ऐसा ही होता था कि बचपन में जो चिप्स का पैकेट होता था या जो भी तैलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ पैक रहते थे ना, तो हम लोग जाके ऐसे देखते थे ना कि उसमें हवा हवा भरा होगा तो समझते थे अंदर कम होगा, तो इसीलिए इस पैकेट को छोड़ दो, जिसमें हवा नहीं भरा है ना उस पैकेट को खरीदो क्योंकि उसमें ज्यादा होगा। तो ऐसा प्रतीत होता, तो इसीलिए हम लोग हवा वाले को छोड़ देते थे और जिसमें हवा नहीं होता था उसको खरीद के लाते थे, जबकि ये ठीक हमारे लिए हानिकारक था। ये प्रक्रिया हमारी जो मानसिक सोच थी ये ठीक विपरीत थी। क्यों? क्योंकि हवा होगा तभी वो क्या होगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करके दूषित नहीं होगा, यानी उसमें विकृत गंधिता की प्रक्रियाएं पूरी नहीं होगी, तो ये सुरक्षित था। जबकि हम सोचते थे कि जिसमें हवा है वो असुरक्षित है, यानी हमारे लिए कम है, तो कम है तो हम ज्यादा वाले को क्यों ना खरीदे। तो इसीलिए क्या किया जाता था ना, जितने भी पैक्ड सामान आते थे, जितने भी पैकिंग वसायुक्त खाद्य पदार्थ आते थे ना, उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता था ताकि वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ना करे, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं करेगा तो फिर वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ऐसा विकृत गंधिता में हम लोग देखे थे। फिर कंपलसरी है कि आ जाएगी बात कि भाई फिर तो हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे वसीय युक्त खाद्य पदार्थ है, तो उनको लंबे समय तक क्या करें, सुरक्षित रखना है, तो फिर हम बहुत सारे विभिन्न उपाय अपनाएंगे। तो इसको अपनाने के लिए साथियों क्या किया जाता है ना, कि पहला तो मैं अभी बताया कि किसी पैकेट में नाइट्रोजन गैसों को भर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, उसमें से गैस को जो उसमें गैस रहते हैं पैकेट में उसको निकाल दिया जाता है, फिर उसमें सामग्री को रख कर केवल नाइट्रोजन गैस से पैक कर दिया जाता है, तो वो सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे वायुरोधी कंटेनर है उसमें पैक किया जाता है। फिर ऐसे मतलब बहुत सारे उपाय हो सकते हैं ना, रेफ्रिजरेटर हो गया, जहां पे वायुरोधी सामग्री, जहां पे मतलब ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं संपन्न न हो, जहां जहां पे ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी ना, वैसे वैसे जगहों पे उसको रख के संरक्षित किया जाता है ताकि वो दूषित न हो, विकृत गंधिता के संपर्क में ना आए। तो ऐसे हम लोग खाद्य सामग्री जो वसीयत तैल युक्त होता है उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जिसको विकृत गंधिता के नाम से जाने जाते थे। अब हम लोग आएंगे कुछ डिस्कशन के तरफ। ये रहा हमारा चैप्टर समाप्त, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जिसके आते ही लगता है कि ये तो केमिस्ट्री में पूछा है सर, ये केमिस्ट्री में कहाँ है। फिर मैं अगर बोल दूं कि ये तो पहले चैप्टर से था, तो आप बोलेंगे पहले चैप्टर में कहाँ, ये तो बायो का क्वेश्चन लगता है। जैसे ठीक बहुत बार पूछा है ना बोर्ड एग्जाम कि बताइए मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कारण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको बताना है ना कि मनुष्यों में जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, और आपको कारण द्वारा इस बातों को स्पष्ट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पढ़े हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जी हाँ साथियों, बायो का पहला चैप्टर जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे पोषण के अंतिम चरण में जब भोजन का स्वांगीकरण होगा ना, तो उससे पहले क्या होंगे, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में देखिए क्या होता है। हम लोग पाचन की जो प्रक्रिया संपन्न होती है ना, तो C6H12O6 यही तो हमें मिला होता है पाचन। फिर ऑक्सीजन गैस को श्वसन के तौर पे लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, O2 को लेते हैं ना। तो O2 को लेते हैं तो क्या होता है ना, ये अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद से क्या करता है ना, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, और क्या करता है ना, ATP मतलब ऊष्मा, ये ऊर्जा या ऊष्मा का निर्माण करता है हमारे शरीर में। अब ये ऊर्जा या ऊष्मा का जो निर्माण करता है हमारे शरीर में ना, तो ये प्रक्रियाएं क्या होती है, यानी इसका बनना, जब भी प्रोडक्ट में इसका बनना, यानी इससे साबित होता है कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। जब भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो वो प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो जो हम भोजन करके डाइजेस्ट ग्लूकोज को लेते हैं, जो हमारे बचे हुए
पाच्य पदार्थ होते हैं जिसको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं छोटी आंतों द्वारा, रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। तो वो पहुंचाए गए इस ग्लूकोज की मात्रा कोशिका के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसकी उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या करते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। जैसे ही ये प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे निर्मित होते हैं, जल निर्मित होते हैं और एटीपी ऊर्जा के रूप में निर्मित होते हैं। तो जहां पे भी, और कुछ ऊष्मा जो हमारे 37 डिग्री टेम्परेचर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये प्रक्रियाएं ना जहां भी संपन्न होंगे, तो जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था ना लेक्चर में कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या हो रहे थे, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था। तो यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, वहां पे कंपलसरी है कौन सी अभिक्रियाएं होंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्यों द्वारा श्वसन की प्रक्रियाएं संपन्न करने में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं संपन्न होते हैं। तो कह सकते हैं कि मनुष्यों द्वारा जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस को लिखेंगे और लास्ट में कहेंगे इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्यों द्वारा जो श्वसन की प्रक्रियाएं हैं उनमें वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। क्या लिखेंगे साथियों, लिखेंगे ये कि जब मनुष्य पचे हुए ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं संपन्न होती है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा एटीपी के रूप में कुछ मात्रा ऊर्जा का उत्सर्जित होते हैं, जो उष्मा के रूप में हमारे 37 डिग्री सेल्सियस को बनाने में भी सहयोगी होते हैं, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। अतः यह मनुष्यों द्वारा होने वाली श्वसन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया के तौर पे जानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा एक क्वेश्चन। फिर हम लोग देखेंगे ना कि कुछ स्टेटमेंट द्वारा, जैसे कथन द्वारा समीकरण देगा, कहेगा निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलिए, जिसको बोर्ड ने बहुत बार पूछा है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे दृष्टिकोण से। तो हम लोग इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को देखेंगे और उस क्वेश्चन को देखने के बाद से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, समीकरण में उसको कन्वर्ट करेंगे और समीकरण में कन्वर्ट करने के बाद से संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर मैं डायरेक्ट उसको क्या करूंगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको संतुलित कर दूंगा। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, जी हाँ साथियों, तो देखेंगे कि इसको जैसे पूछा था ना स्टेटमेंट में, इसको क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और फिर देख के आइएगा। तो देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रियाएं होते हैं, तो फिर प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है H2O। फिर वैसे ही पूछा है स्टेटमेंट है कि बैरियम क्लोराइड, ऐसे इक्वेशन नहीं देता है, स्टेटमेंट में दे देता है। तो फिर हमको क्या करना होता है, इसको ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर देखना होता है ना कि ये संतुलित है या नहीं है। तो यदि संतुलित नहीं है तो फिर हम संतुलित करेंगे, और हम लोग संतुलित करना जानते हैं। तो आइए देखते हैं पहले वाले को। देखिए इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है, एक, इधर भी है एक। फिर देखेंगे कि कैल्शियम तो बराबर हो जा रहा है। इधर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 4, इधर कितने हैं 3 और 1 4। फिर देखेंगे कि इधर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। ठीक है, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, कार्बन की संख्या कितनी है 1। यानी इससे साबित होता है कि हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, ऑलरेडी संतुलित है, पहला समीकरण। एक बार पुनः देखते हैं, कैल्शियम की संख्या 1, इधर भी कैल्शियम की संख्या 1। ऑक्सीजन का देखिए ये होल है, मतलब इन दोनों के लिए है, तो ऑक्सीजन के लिए 2 और ये 2 4, अभिकारक में 4 है, तो इधर 3 और 1 4। फिर देखेंगे हाइड्रोजन की 2, इधर कितनी है 2। फिर देखेंगे कार्बन की संख्या, तो कार्बन 1 है, तो इधर भी कार्बन 1 है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जितने भी अभिकारक में हैं उतने ही उत्पाद में भी हैं। तो हमारा समीकरण जो है ऑलरेडी संतुलित है। दूसरे को देखेंगे, इधर बैरियम की संख्या कितनी है 1, इधर भी 1। क्लोरीन की संख्या कितनी है 2, इधर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगाएंगे, तो क्लोरीन की संख्या 2 गई। पोटेशियम की संख्या 2, तो अब 2 लगाए हैं तो यहाँ भी हो गई ना 2 संख्या में। सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी 2 यहाँ पे लगाने के बाद से हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। फिर देखेंगे कि अगले में आएंगे और देखेंगे Zn इधर 1 है, इधर भी Zn 1 है। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। फिर देखेंगे सल्फर की संख्या 1 है, उधर भी ऑक्सीजन 4, यानी ऑलरेडी ये भी जैसे ये संतुलित था पहले से ही, ये भी संतुलित था।
तो इन दोनों को संतुलित करने की जरूरत ही नहीं। अब देखेंगे इसमें Ag की कितनी संख्या है, इधर एक इधर भी एक, नाइट्रोजन की संख्या एक, इधर उधर कितने हैं, देखिए दो, उधर दो है ना, देखिए ये होल का मतलब इन सबके लिए तो दो है, तो फिर तो हमारी तरफ इधर एक ही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दो। तो अब Ag के सामने भी तो दो लगाना पड़ेगा ना, कि दो Ag हो गया तो दो लगा दिए। अब देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 ऑक्सीजन संतुलित, यानी ये संतुलित। Zn कितने हैं, एक, तो इधर देखिए Zn एक, क्लोरीन कितने हैं, दो, तो इधर देखिए क्लोरीन दो, यानी हमारी समीकरण संतुलित हो गई। तो अभी तक साथियों ये स्पष्ट हो चुका होगा कि समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं, बहुत आसान तौर तरीका है डायरेक्ट मेथड से, इसीलिए मैं बताया क्योंकि डायरेक्ट मेथड से बहुत ही आसान तरीके से संतुलित करना जान जाएंगे। क्या करना है, केवल आगे नंबरिंग को लगा के और हमको दोनों तरफ बराबर करने हैं। थोड़े से इनिशियली टाइम मतलब प्रारंभ में थोड़े से माइंड ऐसा लगता है कि थोड़ा माइंड लग रहा है, लेकिन जैसे ही करना प्रारंभ करिएगा ना, चैप्टर के पीछे वाले जितने भी हैं उनको जाके करिएगा ना, तो इतना सटीक मतलब आने लगेगा ना, बहुत आसान लगने लगेगा ये संतुलित करना। इसलिए ये बहुत हार्ड नहीं होता है, और हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा संतुलित करना। तो ये रहा हमारा जो बार बार पूछा गया है, देखिए वहां पे 2024 में इसको डायरेक्ट उठा के पूछ दिया था कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, ये हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे अभी समीकरण के क्वेश्चन हैं जिनको आप एक्सरसाइज के माध्यम से करेंगे। तो अभी तक जो ये चैप्टर था इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरणों को जाने थे, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जाने थे जिसमें संयोजन अभिक्रिया जाने थे, वियोजन अभिक्रिया जाने थे, विस्थापन अभिक्रिया जाने थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया जाने थे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जाने थे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जाने थे, रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं आ जाते हैं। फिर हम लोग जाने थे ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है। फिर हम लोग ये भी जाने थे कि संक्षारण विकृतगंधिता क्या होता है, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने इसी चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज को भी देख लिया था, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, जो तीसरे चैप्टर में भी हम लोगों को पढ़ने होंगे। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने किया, और ऐसे ही अब अनसॉल्व उठा के देखिए एक बार कि सारे क्वेश्चन हूबहू इन्हीं टॉपिक से मिलते हुए प्रतीत होंगे। एक जो बाहर से क्वेश्चन था, जैसे ऐसा मैं पहले भी बताया, पुनः अवगत करा रहा हूं कि ऐसा प्रतीत होगा जब भी आएगा कि श्वसन की प्रक्रियाएं एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब ये क्वेश्चन करेगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बायो से कैसे क्वेश्चन ला दिया है, जबकि ये कहाँ से है, हमारे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से ही है, और कहाँ कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से है। तो देखिए ये तो सीरीज चलता रहेगा, बीच बीच में ना जो मिसलेनियस टाइप के माइंड मैपिंग क्वेश्चंस होंगे ना, जिसको ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जोड़ जोड़ के और थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन बोर्ड प्रति साल क्या कर रहा है ना, ऐड करता जा रहा है। तो उस टाइप के माइंड मैपिंग क्वेश्चन को भी लाके आप लोगों को बीच बीच में सीरीज के तहत और दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। आपको हर तरीके से सिलेबस को ऐसे तैयार किया जाएगा ना कि एक कभी प्रश्न छूटेगा नहीं, हर एक क्वेश्चन को आप टच कर जाएंगे, और ये बहुत आसान तरीके से ऐसे ही सीखते हुए चलेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था। थोड़ा सा किसी भी चीज को जब प्रारंभ किया जाता है ना, तो थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उससे जुड़ाव लगाव होते जाता है ना, तो फिर उसको बहुत आसान तरीके में कन्वर्ट किया जाता है, और धीरे धीरे वो हमारे साथ आसान लगने लगता है। जैसे पहले बार किसी व्यक्ति से मिलोगे ना, अनजान व्यक्ति से जब पहले बार मिलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा उतना केमिस्ट्री उसके साथ नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही देखिए केमिस्ट्री है, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जब हमारी केमिस्ट्री किसी से केमिस्ट्री बनने लगती है ना, तब जाके मतलब उसके व्यवहार से हमारा व्यवहार मिलता है, यानी केमिस्ट्री बनती है ना, तभी हम एक दूसरे के साथ बहुत कुशल पूर्वक रह सकते हैं। जब तक केमिस्ट्री नहीं बनती है ना, तब तक वो हमें बोरिंग लगने लगता है। ठीक, ये सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री जल्दी किसी से, इस केमिस्ट्री की केमिस्ट्री किसी से बनती नहीं है। जब इस केमिस्ट्री की केमिस्ट्री किसी से बनती है ना, तो फिर उसकी केमिस्ट्री ही बदल जाती है। तो वैसे भी आप जानते ही हैं,
पूछता है जैसे एक सिल्वर नाइट्रेट के, देखिए इसी सिल्वर नाइट्रेट से क्वेश्चन उठाता है। वो मैं सोचा कि मैग्नीशियम रिबन वाला और वो शॉर्ट वीडियो में लेके आऊंगा सिल्वर नाइट्रेट वाला, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है ना कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब आयरन की किल को डाला जाता है ना तो वो अपना रंग बदल देता है। क्यों बदल देता है? तो ये केमिस्ट्री है भाई, ये जगह जगह पे अपना रंग भी बदलता रहता है। तो इस केमिस्ट्री में कैसे ये रंग बदलता है ये भी जानना है, इस केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री भी बनानी है। साथियों फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।